So first of all, I am just going to create a structure through the structure wizard. मैं सबसे पहले structure wizard से एक आपका structure create करूंगा. Then I will add the plate there. मैं वहां पर आपकी एक plate create करूंगा. Just see how we will do it. इसको कैसे करते हैं देखिए. Just pick the structure wizard. Just get it from the frame model like this. And the default spacing the same. मैं इसमें change नहीं कर रहा हूँ. Just see it here. Okay. So now here it is our structure. अब मुझे यहाँ पर plate create करनी है. So we can create a plate here using the plate meshing option. Okay. हम यहाँ से generate mesh के through आप इसको create कर सकते हैं. But creating this one will create an इस आपका एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा. दैट विल कि आपकी सारी बीम्स जो होंगी वो ब्रेक हो जाती हैं. ओके. सो हमें आउटपुट के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है. अगर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेट के ऊपर प्लेट लोड अप्लाई करना है, प्लेट स्ट्रेस की वैल्यू देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे जनरेट मेश करना होगा. बट अगर आप केवल उसका लोड केवल वहां चाहते हो कि केवल प्लेट का लोड स्ट्रक्चर के ऊपर आए और उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर पे बीम और कॉलम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो देन यू हैव टू क्रिएट अ क्वाड्रिलेटरल प्लेट हियर. अगर आप केवल उसका वेट की वजह से बीम और नोड पे डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो, तो आप सिर्फ इसको क्वाड्रिलेटरल प्लेट से यहाँ से क्वाड प्लेट से आप इसको यहाँ पे बना सकते हो. बट अगर आप प्लेट पे स्ट्रेस की वैल्यू भी चाहते हो, देन यू हैव टू क्रिएट इट थ्रू द जनरेट मेश. तो मैं पहले इसको आपको 4 पॉइंट से बताऊंगा, फिर मैं आपको मेशिंग के थ्रू भी इसको बताऊंगा. सो कम टू द फर्स्ट मेथड, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल प्लेट. मैंने यहाँ से क्वाड्रिलेटरल प्लेट पिक की एंड यू नो दैट कि ये आपका ये रहे आपके 4 कॉर्नर्स. तो टॉप से तो आपको ये नोड दिख जाएगा कि इसके अलाउंग यही नोड है यहाँ पर. एंड यू विल सी दैट कि फ्रॉम द रेंडर व्यू कि आपको यहाँ पे टॉप पे ये कैसे प्लेट लगी हुई दिखेगी. नाउ अब यहाँ से आप प्लेट कर्सर लेंगे. जस्ट सिलेक्ट दिस प्लेट एंड देन यू हैव टू यूज द ट्रांसलेशनल रिपीट. अब आपको ट्रांसलेशनल रिपीट यहाँ से यूज करना होगा. along the y number of step 1 2 3 4. okay. and spacing it is total ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे थे आपके, तो नंबर स्पेसिंग यू हैव टू गिव इट 3. एंड देन ओके, डोंट यूज द लिंक स्टेप क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बीम बनी हुई है. ओके. जस्ट क्लिक ऑन ओके. oh, one more thing, you have to give the value in negative -3, otherwise object will translate repeat in the positive direction. Okay, is that clear? Now see it from the render view like this. Now the next step is, now we have to apply the properties. अब मुझे यहाँ पर properties apply करनी है. and for the properties we have the option properties here. okay, so here you have the option define for the members, that is your beam and column. so for the beam and for the column or beam you have to give the property. तो मैं यहाँ पे पहले beam के लिए जैसे मैंने ऐसे property create कर ली है. okay, now going to create it for the column also. now for the plate अब मुझे प्रॉपर्टी देनी है, कहां से देनी चाहिए कोई बताएगा? will anybody explain me? just type in chat box. thickness, yeah Talha, correct. From the thickness we have to provide the property to the
plate. So we have the option thickness here. So in the thickness, you will get that there are total 4 corners. So you can provide the thickness value. आप इन चारों कॉर्नर्स पे अलग अलग थिकनेस भी दे सकते हो. दैट मीन कि अगर मैंने यहाँ पर नोड नंबर 3 पे वैल्यू कुछ डिफरेंट दी है और नोड नंबर 4 वैल्यू डिफरेंट देंगे, सो दैट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज जो भी वैल्यूज होगी. अगर आपको मैं बोलूँ 3 से 4 की तरफ जाओगे और 4 की थिकनेस ज्यादा है तो ये आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी ना, तो ये धीरे धीरे आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी थिकनेस की वैल्यू. सो मोस्टली तो आप जो बनाते हो तो ये आपकी सेम थिकनेस की होती है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द वैल्यू 0.15, then click on add. Okay, so मैंने यहाँ पे प्लेट जो थी वो 0.15 की क्रिएट कर ली है. नाउ मुझे ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है. व्हाट मेथड, मैं यहाँ पे कौन सा मेथड पिक करूंगा इसको असाइन करने के लिए? या अनीस बेसिक जस्ट बिकॉज नॉट 0.2, या मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं कि मैंने 0.15 ही क्यों ली है आपकी. सो मोस्टली आप जो स्लैब बनाते हो घरों की, यू नो दैट इट जो आपकी मोस्ट कॉमन वैल्यूज होती हैं आपकी, कितने इंच की आप बनाते हो स्लैब? इंच में मुझे अगर वैल्यूज बताओगे तो नॉर्मली कितने बनाते हो आप? स्लैब की थिकनेस कितनी देते हो? अगर आपकी 1 2 3 4 to 5 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, 2 3 से की भी बात करो तो आप नॉर्मली कितने इंच की आप क्रिएट करते हो? 4.5 इंच स्लैब, नॉट वॉल. या वही हम करीब 5 से 6 इंच के आसपास की वैल्यूज को लेते हैं इसमें अंदर. इसमें अगर हम लेते हैं आपकी जो बनती है 5 फ्लोर तक की, अगर 5 to 6 इंच की आप ये आप क्रिएट कर रहे हो तो 4 इंच बहुत कम होता है सदाब. स्लैब जो घरों की आपकी छत बनती है, मतलब जो फ्लोर बनता है आपका, 4 इंच काफी कम होता है वहां पर. या 10 इंच जो होता है आपका, 10 इंच जब आपकी काफी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है तो वहां पर आप 10 इंच तक का भी आपका जाता है. बट नॉर्मली हम 5 से 6 इंच के आसपास की वैल्यूज लेते हैं. तो ये जो वैल्यू होती है ये आपकी डिपेंड करती है. मैंने क्यों 1.5 लिया है इसको भी एक्सप्लेन करूंगा. 2 और अगर 0.515 अगर मेरा रॉन्ग है बाई चांस, क्या फैजल हाँ, अब मैं सबको म्यूट करके परमिशन ऑफ कर देता हूँ. ठीक है. सो ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि कितने फ्लोर का स्ट्रक्चर बना रहे हो. बाई चांस लोड यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपका ये जो 0.15 की मैं थिकनेस दूंगा ये फेल हो जाएगा इन द आउटपुट व्हेन वी डू द कंक्रीट डिजाइन. जब हम कंक्रीट डिजाइन करेंगे तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एलिमेंट फेल्योर का आपका मैसेज मिलेगा. सो दैट कि आपको फिर इंक्रीज करना पड़ेगा इसको. अगर हम इसको करीब वही 8 से 9 समथिंग ऐसे ले रहे हैं तो नॉर्मली आपका ये जो वैल्यूज होती हैं आपकी 200 से लेके 220 इस mm तक में यूज करते हैं. 0.2 0.22 इस तरीके से. और 6 इंच की बात करें तो अप्रोक्सीमेट होता है आपका 152 होता है. तो 6 इंच होता है आपका, दैट इज अप्रोक्सीमेट 152. सो मैं उसको 0.15 यहाँ पे वैल्यूज ऐसे प्रोवाइड कर देता हूँ. ठीक है. ये वैल्यूज जो होती हैं आप ऐसे रैंडमली कोई भी वैल्यूज नहीं दोगे. बाई चांस अब मैंने रैंडमली आप वैल्यू दोगे तो ऑब्वियसली इन द लास्ट जब आप इस पे पूरा एनालिसिस करोगे, दैट इज सेकेंडरी एनालिसिस, तो अगर वैल्यूज गलत हैं तो आपको इसमें एरर मिलती है. आई विल शो यू, आपको एक मैं किसी सेक्शन में शो भी कर देता हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट. अगर इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पहले तो इसको स्ट्रक्चर को, आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट विद द सेव एज, और मैंने यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ प्लेट के नाम से. मैं इसको चलो सेव कर ले रहा हूँ, डी ड्राइव में है. मैं एक आपका पहले से बना हुआ है एक मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ एक प्रोग्राम जिसमें या ये था मेरा वाटर टैंक. कैंसल, यस. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. मैं यहाँ पे प्लेट की थिकनेस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने ना सारी चीजें अप्लाई की हुई हैं. आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ उसको रिप्लाई करने की वजह से मैंने ये ओपन किया है. So from the property, I am just going to change the plate thickness to 150. Okay, 0.15 मैं यहाँ पे provide कर दे रहा हूँ. Yes. Then now I am going to analyze it.
या सो आई एम गेटिंग 44 एरर्स हियर। सो अब देखते हैं इन एरर्स को, आते हैं हम यहाँ पर। डिजाइन मूवमेंट का आपको यहाँ पे फेलोर आया है इन द फॉर एलिमेंट। देख रहे हैं ये एलिमेंट, यानी जो स्लैब होती है वही आपके एलिमेंट होते हैं, उनको हम एलिमेंट के नेम से जानते हैं। यहाँ पर जो स्लैब होते हैं, मेंबर बीम कॉलम, एलिमेंट प्लेट सरफेस। ओके, तो ये आपका एलिमेंट के लिए फेल्योर हुआ है आपका स्ट्रक्चर, देख रहे हो। तो अब क्या किया मैंने यहाँ पर, थिकनेस को देखो, अगर मेरी गलत थिकनेस है, अगर 0.15 पे गलत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी देखो मैं चेंज करता हूँ। चलो 0.15 मेरी काफी कम लग रही थी, तो मैंने इसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट दे दिया 200। ठीक है, नाउ कम टू, वी हैव टू एनालाइज इट अगेन। अभी भी सब लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। So now you are getting zero error, zero warning, zero notes. Is that clear? कि अगर मेरी वैल्यूज गलत है, 0.15 अगर गलत होगा वहां पर, तो आई विल गेट एन एरर। ओके, तो मैं इसको वापस से अपना स्ट्रक्चर उसको ओपन कर लेता हूँ। दैट वाज योर प्लेट के नेम से था, आई थिंक हियर इट इज। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ ये वैल्यूज तभी मिलेंगी जब आप यहाँ पर सेकेंडरी एनालिसिस भी करोगे, नॉट इन द प्राइमरी एनालिसिस। प्राइमरी एनालिसिस में नहीं मिलेगी एरर, ये आपको सेकेंडरी एनालिसिस में मिलती है। अनिस, इज दिस क्लियर नाउ? नॉर्मली आपको बता दूं, एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, आप ना स्ट्रक्चर पे कुछ दिनों में ही आप मैनुअल डेट देख के आइडिया लगा लो कि कितने एमएम की थिकनेस यहाँ देनी चाहिए। पता आपको, कुछ दिनों बाद आप मैनुअल ही समझ में आ जाएगा देख के कि यहाँ कितने के एमएम की प्लेट बनानी चाहिए, कितने की वॉल बनानी चाहिए। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आ जाती हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप सॉफ्टवेयर की आपको कई चीजों की रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, बट आपको सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है जस्ट फॉर द, आपको परमिशन जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे फाइल सबमिट करने के लिए। अगर आपका कोई, आपने मान लिया गवर्नमेंट के टेंडर का ही आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये फाइल सबमिट करनी पड़ती है। सो दैट मीन कि आपको सॉफ्टवेयर पे आउटपुट करना ही करना पड़ेगा। स्टिल आपको पता है कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो आप सॉफ्टवेयर के आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप एडजस्ट? व्हाट हैपेंड ओसामा? या आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है करेंटली, आइडिया के साथ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई एम जस्ट, so one more thing, आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस सेंड कर दीजिए राइट नाउ। इट्स बेटर टू सेंड द अटेंडेंस राइट नाउ। अगर नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं सभी के साथ, सो इट्स बेटर टू सेंड योर अटेंडेंस राइट नाउ। या उसामा, दैट मीन कि आवाज चली जा रही होगी बीच में, तो समझ नहीं आ रहा होगा। या then no, for the plate I am going to give the thickness 0.15 here. Now just assign the all values to the structure. So this is the beam. For the beam, we have the select menu. From the select menu, we have the option plate parallel to beam parallel to X and Z. Then assign to selected beam. And for column, you have to select the all beam parallel to the Y.
and then press assign to selected beam. So now come to for the plate. So for the plate, which option we should you should use? इसमें से आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए assigning के लिए? Well, I'm going to tell कि आप यहाँ पे assign to view यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके सभी प्लेट पे एक ही थिकनेस आपके यहाँ से अप्लाई हो जाती है. ओके, सो नाउ अब आप एक बार इसका रेंडर व्यू यू कैन सी इट लाइक दिस. Well, the next step is just provide the support to the structure. Just create it from the fixed, then assign to selected node. Now the next step is loading. So from the loading, first add dead load, then add live load. Okay, so in the dead load you have to add self weight. Okay, so just see it, when I assign it to the view, if I pick the assign it to the view method, you will see that कि आपका प्लेट पे और आपके बीम पे सभी पे अप्लाई हो जाता है ये. ओके, आपका जो सेल्फ वेट है ये प्लेट पे भी असाइन हुआ है. तो अब आपको यहाँ पर मैनुअली ये वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है. दैट मीन कि अब आपको मैनुअली यहाँ पर प्लेट की थिकनेस को थिकनेस के अकॉर्डिंग प्लेट का वेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि फ्लोर लोड आप यहाँ पर अब नहीं दोगे. ओके, आपको फ्लोर लोड देने की जरूरत नहीं है. दैट मीन ये फ्लोर लोड में आप क्या देते थे, कैलकुलेट करते थे ना कि थिकनेस ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाई बाय द कंप्लीट ग्रेड, ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं डेड लोड में अप्लाई करता था. फ्लोर लोड वो आपको यहाँ नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? जस्ट बिकॉज ड्यू टू द सेल्फ वेट द वेट ऑफ द स्लैब विल ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन द स्ट्रक्चर. ऑटोमेटिक उसका वहां पर स्ट्रक्चर पे अप्लाई ये हो जाएगा. ठीक है, तो अब मतलब ये तो हो गया, बट आपको यहाँ वॉल की देखो, वॉल का आपको तब भी देना पड़ेगा वेट. तो वॉल के वेट के लिए याद करो डेड लोड में मैंने बताया था, जस्ट क्लिक ऑन द ऐड, देन जस्ट पिक द मेंबर लोड, दैट इज द डेड लोड ऑफ द वॉल. तो कैसे कैलकुलेट करते थे, मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को फॉर्मूला? फॉर्मूला किसी को याद है? नहीं याद है? क्या फॉर्मूला बताया था, कौन बताएगा मुझे? हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्रिक वॉल. नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो कॉपी में साथ में? wall thickness multiply by wall height. Okay, and yeah, Sifat, wall thickness multiply by wall height multiply by density of brick per cubic meter. Correct. तो ये कैसे करेंगे इसको? तो अप्रोक्सीमेट 12 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई थी आपकी, ये याद हो तो
तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 13 समथिंग आपको प्रोवाइड किया था, तो वही मैं यहाँ पर अभी ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर वॉल की थिकनेस 4.5 इंच है तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कैलकुलेशन करने पड़ते हैं आपको। 9 इंच वॉल के लिए डिफरेंट होता है, यानी कि 0.23 मीटर वॉल के लिए थिकनेस के लिए अलग है, 4.5 इंच की वॉल यानी 5 इंच की वॉल समथिंग के लिए डिफरेंट अलग आपका ये होता है। कैलकुलेशन के थ्रू जो आएगा वैल्यूज, तो ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ती है मैनुअली भी। ठीक, तो यहाँ पर करंटली मैंने 9 इंच की वॉल को जूम किया है, तो अप्रोक्सीमेट 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैंने इसको -13 यहाँ से मैं इसको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ along the GY. Now just select beam parallel to X and Z, then assign it to the selected beam. Yes, तो आपका ये डेड लोड यहाँ से आपका आ गया। नाउ कम टू द लाइव लोड। तो यहाँ लाइव लोड में आपका प्लेट लोड और मेंबर लोड दो चीजें लगेंगी। प्लेट लोड याद रखिए, मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज किया है, प्लेट लोड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर लोड पे मैंने ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स मैंने -4 समथिंग आपका अप्लाई कर दिया ये। एंड कम टू द प्लेट लोड अगेन। अब मैं इसको प्लेट लोड पे आते हैं। तो हियर इन द प्लेट लोड यू हैव टू पिक द ऑप्शन प्रेशर ऑन फुल प्लेट। ठीक है, सो आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट आप इसको यहाँ से अप्लाई करोगे। तो ये ग्लोबली अगर आप बात करोगे तो आपका ग्लोबली ये GY डायरेक्शन में होगा, और लोकली अगर देखोगे तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि लोकली ये आपका क्या होगा इस वाली प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग द लोकल Z, जो कि आपको यहाँ से दिख भी रहा है। बट आप यहाँ से इसको GY यूज करिए, नहीं तो लोकल Z यूज करिए। तो बेटर है आप GY यूज करिएगा एवरी टाइम, क्योंकि मुझे ग्लोबल डायरेक्शन में शो करना, दैट मीन कभी भी कोई एरर नहीं आएगी। ओके, लोकल में क्या होता है, बाई चांस प्लेट कहीं और भी है, किसी और डायरेक्शन में है, तो आप हर जगह लोकल डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे। बट ग्लोबल ऑलवेज फिक्स होती है कि आपकी ये Y एक्सिस के अलोंग ही आपकी होनी है ऑलवेज। तो यहाँ से आप इसको GY ही लीजिएगा। मैंने यहाँ से GY लिया और यहाँ से इसकी वैल्यू दे देंगे प्लेट पे। लाइव लोड मैंने -2 किलोन्यूटन का है। ठीक है, और मैंने इसको किया ऐड। ओके, तो अब ये जो है आपका ह्यूमन बींग्स की वजह से ये कहाँ पे लगेगा, सेम वही बीम पैरेलल टू X एंड Z पे ही होगा ये। अब प्लेट कहाँ, प्लेट लोड कहाँ होगा, ये आप असाइन टू व्यू कर दो, ऑटोमेटिक सभी प्लेट पे जाके ये लग जाएगा ये। ठीक है, प्लेट लोड। नाउ just add the combination load like this and then click on add. The combination has been also applied. कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपके अप्लाई हो गए हैं। जस्ट एनालाइज इट। अब इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से इसको एनालिसिस से जाके इसको एनालाइज कर लेंगे। So here you will get 0 error, 0 warning. Now come to the post processing. Post processing पे आते हैं, that will be the best one. अब इसको मैं post processing पे आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। देखिए प्रॉपरली देखिएगा। देखो बीम रिजल्ट सबको आपको पता ही है, मैं सीधे प्लेट रिजल्ट्स पे आता हूँ। बीम रिजल्ट्स, नोड डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था, तो पहले हम प्लेट कर लेते हैं, फिर इसको भी आपको रिक्वायरमेंट रहा तो मैं बता दूंगा। अब जैसे आप यहाँ प्लेट रिजल्ट पे आते हो, तो इफ यू वांट टू सी द मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस वैल्यू, आप इसको यहाँ से असाइन कर दोगे तो आपको देखिए ऐसे वैल्यू मिल जाएंगी। दिख रहा है, ये आपको कलरफुल अलग अलग कलर में आ गया। सो नॉर्मली ये जो वैल्यूज हैं आप इनको देखोगे तो ये अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कलर का मतलब है। यहाँ से देखो
बट क्या ऐसा होता है क्या कि एक ही प्लेट पे पूरा एक ही जैसा लोड हो हर वक्त? अलग अलग जगह पे ये ज्वाइंट की वजह से कहीं पे कहीं ना कुछ अलग होगा। तो ये एरर आती है आपकी, ये प्रॉब्लम होती है अगर आपने सिंगल क्वाड्रिलेटरल प्लेट बना दी है। इसका मतलब आप अगर सिंगल क्वाड्रिलेटरल प्लेट बना रहे हो तो वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है जिससे इसका वेट जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर कैलकुलेट हो सके। केवल आप नोड डिस्प्लेसमेंट वगैरह देख सकते हो यहाँ से, उसमें इसका क्या इफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या चेंज हुआ होगा प्लेट की वेट की वजह से, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर होती हैं। बट आपको प्लेट पे स्ट्रेस की वैल्यू आपको ऐसे ही एरर में मिलती है। तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ता है कि ये प्लेट हमें चाहिए नहीं होती है, हम ऐसी प्लेट नहीं बनाते हैं। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस प्लेट को रिमूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, जस्ट सिलेक्ट द प्लेट फ्रॉम द प्लेट कर्सर। आप प्लेट कर्सर लो यहाँ से और प्लेट को ऐसे डिलीट करते जाइए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अब नया स्ट्रक्चर बनाओ ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी मैं आपको इस पे करके दिखाता हूँ। अगर आप नया स्ट्रक्चर बना लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ऐसा मेरा रहा, बिना प्लेट का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम आपकी प्लेट बनाने जा रहे हैं, मेसिंग से बनाते हैं। चलो, मैंने क्रिएट मेस किया, इस पॉट से स्टार्ट किया, इधर पे लेके गए, इधर इधर, और जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके ऐसे एंड किया, क्वाड्रिलेटरल मेसिंग कर दी। देखो 12-12 की लेंथ है, तो डिवीजन भी आप करीब इसमें 12-12 के कर लो तो इट विल बी बेटर फॉर यू। आपके 100 मीटर के डिवीजन हो जाएंगे आपके। ठीक है, एंड अप्लाई इट। अब ऐसे डिवीजन आपके प्लेट के हो गए, लेकिन इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम आएगी। देखो, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, देखिएगा। जस्ट आप बीम कर्सर लो तो आप देखेंगे यहाँ पे बीम भी ब्रेक हो गई है पार्ट में। ओके, द बीम इज ऑल्सो ब्रेक हियर। अब क्या करेंगे, अगर बीम भी ब्रेक हो गई है तो अभी मैं इसको ऐसे ही ब्रेक बीम पे ही काम कर लेते हैं। जिससे देखो, मैं इसलिए गलत पे इन चीजों पे काम कर रहा हूँ जिससे क्या एरर आती है ये जानना भी जरूरी है आपके लिए। दैट्स वाई वैसे ऐसे नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो बीम ब्रेक हुई है ना, मुझे यहाँ पे बीम ये मर्ज करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया भी था प्रोसीजर। बट स्टिल आई विल डू, मैं इसको रॉन्ग इन सारी चीजों पे भी बताऊंगा, जिससे क्या रहेगा कि क्या क्या वार्निंग्स आ सकती हैं, क्या क्या एरर आ सकती है, आप उसको भी समझ सको। अब मैंने वापस से प्लेट कर्सर लिया, मैंने ये सारी प्लेट ऐसे सिलेक्ट कर ली, दिख रहा है। मैं फिर से इसको कराऊंगा ट्रांसलेशनल रिपीट, सेम वाई डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप 4, और याद करो स्पेसिंग माइनस में 3, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे हर जगह पे मेरी प्लेट बन गई वापस से। देख लो, रेंडर व्यू में दिखाना चाहूँ तो आपको ये ऐसे दिखेगी, प्लेट बन गई है। बट अभी प्लेट में थिकनेस अप्लाई करनी पड़ेगी। याद करो, मैंने प्रॉपर्टी में तो वहां वैल्यू तो दे ही रखी है, बस इसको असाइन टू व्यू करना पड़ेगा। बस असाइन टू व्यू कर दोगे तो आपकी सारी प्लेट के ऊपर थिकनेस फिर से लग गई। आप देखोगे रेंडर व्यू में केवल प्लेट प्लेट देखो थिकनेस दिख रही होगी आपको, दिख रहा है यहाँ पर थिकनेस आ चुकी है। द नेक्स्ट स्टेप, लोडिंग पे आते हैं। अच्छा, लोडिंग लगी है हट गई है, हमको चेक करना पड़ेगा। ये देखो, प्लेट लोड के आगे देखो फिर से क्वेश्चन मार्क बन गया है, यानी इसको असाइन टू व्यू अगेन आपको करना पड़ेगा। ठीक, फिर आपको यहाँ से सेल्फ वेट को ना एक बार फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ वेट यहाँ पर सिर्फ आपको बीम पे लगा है, प्लेट पे लगा ही नहीं है। तो इसको भी असाइन टू व्यू अगेन एक बार कर दो, तो ये प्लेट के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक, अब ये प्लेट के ऊपर भी लग चुका है सेल्फ वेट। अब मेरे सारे लोड केस देखो यहाँ से आ गए हैं। हम इसको जरा फिर से एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एनालिसिस कमांड में गया, ऑल पे गया, ऐड किया, क्लोज किया, एनालाइज करते हैं, देखते हैं सारी चीजें कितनी एरर या कितनी वार्निंग्स आती है, क्या होता है। केवल एक वार्निंग आई है। कौन सी वार्निंग आई होगी? ये कॉन्जिक्यूटिव एनालिसिस की आई होगी। ये देखो भाई, 2 बार एनालाइज किया ना मैंने, उसकी वार्निंग आई। यानी कोई भी आपको यहाँ वार्निंग नहीं है, एरर नहीं मिली। लेकिन मैं बता दूं, जब इसके ऊपर हम कंक्रीट डिजाइन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर फेल होगा। आई एम डैम श्योर ये फेल होगा ही होगा। ठीक है, जब कंक्रीट डिजाइन करेंगे, बता दे रीजन मैंने आपको बताया हुआ है क्यों।
ठीक है, अभी तो एनालिसिस से मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट वेट। अभी तो यहाँ से हम केवल स्ट्रेस की वैल्यू को देख लेते हैं प्रॉपरली, ये स्ट्रेस की वैल्यू कैसे क्या आई है, चलो देख लेते हैं। तो ये मिलेगी कहाँ पर, आपको याद है, पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर। ओके, अब अगर आप यहाँ प्लेट रिजल्ट पे आओगे और यहाँ से अगर आप देखो मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस, ओके, सो नाउ यू विल गेट द करेक्ट वैल्यूज। अब आपको देखो यहाँ पर, क्योंकि एक ही प्लेट में हर जगह एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता है ना, आपका प्लेट की स्ट्रेस वो वेरी करेगी ना। अब आप देखो, यू आर गेटिंग आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसा स्तर दिख रहा है। सो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, दैट इज द रेंज। ये आपके एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ साइड में देख सकते हो जो रेंज, अगर जो रेड कलर है वहां पर जो आपका मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस है वो 0.383 से लेके 0.406 न्यूटन पर mm स्क्वायर है वहां पर प्लेट की स्ट्रेस की वैल्यू। मोहम्मद समीम, ओके। इसके ऊपर अगर हम सेकेंडरी एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको यहाँ पे एरर मिलेगी। और मैं बता देता हूँ क्या एरर या वार्निंग आएगी, ये भी सुन लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे जो वार्निंग आएगी वो बीम लेंथ के रिगार्डिंग आएगी। यू विल गेट एन एरर और वार्निंग ड्यू टू द बीम लेंथ। ये जो आपकी बीम होगी इसकी लेंथ बहुत कम हो गई होगी। मैं आपको सिंगल एक बीम लेके दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं गया, मैंने बीम कर्सर लिया और इसका मैं रेंडर व्यू आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। सो हियर इट इज, ये इतनी छोटी सी एक बीम आई हुई है, और ये जो इसमें रेशियो जो का डिफरेंस आता है ये आपका 2 समथिंग वैल्यूज के आसपास के आपको एरर मिलेगी, कि इसकी जो लेंथ वैल्यूज है और विड्थ की वैल्यूज है उसका आपको एरर मिलती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये वाली सारी बीम जैसे यहाँ तक की होती है, ये कंबाइंड बीम होनी चाहिए। देखिए इसको मर्ज करा लेंगे लाइक दिस, तो ये एक सिंगल बीम है। अब इसको आप रेंडर व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। सो दैट इज द करेक्ट, आपका इस तरीके से ये सारी बीम ऐसी होनी चाहिए। तो ये आपको एरर मिलेगी। तो आपको पता है कैसे बनाना होगा इसको, जब आपने फर्स्ट प्लेट बनाई थी तो आप इसको टॉप व्यू से ऐसे अरेंज करते है ना, और फिर ये ऐसे टॉप व्यू से सिलेक्ट करके ये सारी बीम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें बॉटम वाली बीम भी सिलेक्ट हो जाती, तो वो आप डिसलेक्ट करने का भी प्रोसीजर होता है हमारा। ऐसा ना कर सकते तो एक और तरीका होता है, टॉप व्यू में गए तो ऐसे ऐसे करो, देखो यहाँ से लिया, फिर कंट्रोल प्रेस करके ये वाला ऐसे, है ना, फिर ये ऐसे और ऐसे, और फिर अब ये देखो, फिर आप इसको मर्ज कराते हैं, बट है ना, क्योंकि फिर इससे प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि अदरवाइज जब इसको वेरीफाई करने के लिए ना, जब मैं आपको सेकेंड एनालिसिस भी बताऊंगा तब वहां पर इसको वेरीफाई करके आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो करंटली केवल स्ट्रेस की वैल्यूज की तक की बात की जाए तो इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बट इफ वी से कि अगर हमें यहाँ पर, या फिरोज सदाब, फिरोज, डू यू वांट टू से एनीथिंग? यू जस्ट रेज योर हैंड फिरोज, आपने हाथ अपना रेज किया हुआ है, हैंड रेज किया है, डू यू वांट टू से एनीथिंग? आई थिंक यू जस्ट प्रेस्ड इट बाय फॉल्ट, ओके, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आई प्लेट वगैरह बनाने की, कैसे आपको प्लेट बनानी है, कैसे सारी चीजें यहाँ पर एडजस्ट करनी है। सो नाउ हियर इट इज, यहाँ पर एक आपकी है, ठीक है, स्लैब वगैरह दिख रही है आपकी, ये क्रिएट करनी है। बट अभी मैंने विंडलोड नहीं बताया, तो विंडलोड अभी आप इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। जो भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जहाँ पे विंडलोड अभी मैंने नहीं बताया, तो आप विंडलोड को इग्नोर करिएगा, बाकी लोड केसेस आप लगाइएगा। विंड जब मैं आपको विंडलोड बता दूंगा तब आप इसको करिएगा, ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट के पहले मैं आपको विंडलोड बता भी दूंगा, विंडलोड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो जस्ट ये असाइनमेंट एक मैं आपको आज दूंगा करने के लिए,
ठीक है, इसमें क्या क्या है असाइनमेंट में आप समझिएगा, जस्ट रीड इट। इस असाइनमेंट में आप इसको रीड करिए। देयर इज ए 5 स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पर एक ये 5 स्टोरी की बिल्डिंग है। ओके, द हाइट ऑफ द ईच फ्लोर इज 3 मीटर। हर एक फ्लोर आपका जो है वो 3-3 मीटर की हाइट पे है। ओके, और उसके बाद में ये यहाँ पर कॉर्नर्स पे आपके ऐसे सपोर्ट लगे हुए हैं, यू कैन सी इट हियर। ये कैसे भी क्रिएट हुई है, आपका इसके स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगाना है, एक सेल्फ वेट लगाना है। ओके, आपको लगाना होगा यहाँ पर एक वॉल लोड ऑल्सो, दैट विल बी ऑल्सो योर आपका ये भी जो होगा ये भी एक आपका डेड लोड में ही आएगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पे इन्होंने वॉल लोड कैलकुलेट किया 4 इंच के लिए अप्रोक्सीमेट 6 किलोमीटर समथिंग का निकाला है। आप इसको जरा सॉल्व करिएगा, देखिएगा अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आ रही होगी। अब आपको करीब करीब 9 इंच की वॉल के लिए अगर मेरा 13 आ रहा है, तो 4 इंच की वॉल के लिए ऑब्वियसली करीब हाफ से थोड़ा कम ही होगा, तो 13 के हाफ से थोड़ा कम 6 किलोमीटर के आसपास ही आया है। आप ऐसे भी गेस कर सकते थे। ठीक है, फिर लोड देखिए, लोड केस 3, यह है आपका स्लैब लोड। ऑल स्लैब है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी डेड लोड में जाएगा, लिखा भी है। तो ये जो स्लैब का वेट है इन्होंने 4 किलोन्यूटन के आसपास अप्लाई किया है। ठीक है, दैट मीन इनकी जो स्लैब है वो 0.15 से थोड़ी ज्यादा ही होगी, तभी इनका 4 किलोन्यूटन आया है, या इनका कंक्रीट गेट कुछ डिफरेंट होगा, नहीं तो ये 3.75 वैल्यू आती, मैंने बताया हुआ है आपको। तो आप केवल अभी इनके अकॉर्डिंग काम करिएगा। और देखिए लाइव लोड 2 किलोन्यूटन समथिंग का, ये ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स इन सब चीजों की वजह से जो आता है, यानी कि आपको लाइव लोड में मेंबर लोड वगैरह कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लेट लोड देना है बस। ठीक है, लाइव लोड में। तो डेड लोड में क्या क्या देना है आपको, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के बाद में वॉल का लोड और स्लैब का लोड, ये डेड लोड में आएगा, 3 चीजें। और लाइव लोड में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको प्लेट लोड देना है 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। और विंड लोड अभी आप पता अप्लाई करिएगा, ये आप इसको तब करिएगा जब मैं आपको विंड लोड बता दूंगा। ठीक है, और फिर इस पे आपको केवल प्राइमरी एनालिसिस करना है, आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के लिए एनालाइज करके मुझे डिटेल्स चाहिए होंगी आपकी, मतलब भाई पूरी जो कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट होगी वो फाइल आप सब वहां पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नीचे ड्राइंग दिख रही है आपकी, ठीक है, यहाँ पर भी विंड विंड को स्किप करके बाकी चीजें आपको कंप्लीट करनी है ये। ठीक, इसको भी एनालाइज आप उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। साइज देखिए यहाँ पर गिवन है इसमें। तो ये 2 असाइनमेंट में आपके लिए रहेंगे कल के लिए करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। अब मैं यहाँ पर आपको इसके लिए स्लैब और प्लेट मैंने बता दिया है। ओके, तो जस्ट वेट, आई हैव टू चेक योर सिलेबस फर्स्ट, जस्ट 1 मिनट। या सो मिरर ये सब हो गया। ओके, in the loading I just told you the nodal load, I just told you the nodal load in the last class, remember? I'm just going to share the screen, okay, so that you will also see the syllabus also, आप भी देख सकते हैं। मैंने आपको नोडल लोड बताया हुआ है, मैंने आपको मेंबर लोड बताया है। इन द मेंबर लोड आई जस्ट टोल्ड यू टेल यू द यूनिफॉर्म फोर्स एंड मूवमेंट का, मैंने आपको लीनियर वेयरिंग बताया हुआ है। ठीक है, सदा नजाम स्टिल आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो अभी। ओके, मैंने फ्लोर लोड बताया बट नॉट द एरिया लोड हियर। ओके, ठीक है, hydrostatic load it will be covered in the your वाटर टैंक डिजाइन में, ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
So I think I have to explain the wind load now. मैं आपको wind load ही बता देता हूँ directly अभी आज की डेट में. So it will be better to complete the assignment. आप उसको full तरीके से complete कर सकते हो. Just see कि कैसे wind load करते हैं. So for the wind load, first you have to understand few wind definitions. You have to know the few wind parameters. आपको कुछ जानने होंगे. I'm just going to explain it. First of all, going to create a new file. Just because जो wind load होता है ना, ये wind load हम apply करते हैं. Yeah, I'm just seeing your message, Sadan. आप लोग बहुत late join कर रहे हो. तो देखिए. मैं default wind जो load होता है अलग अलग structures के लिए आपका different हमारे कुछ parameters होते हैं wind load के लिए. Okay, this is my structure. Then you have to provide the property. I will define it. मैं इसको property भी लगा ही देता हूँ जल्दी से. You all know कि properties वगैरह हम कैसे लगाते हैं, सब आपको पता ही है. Yeah, two participants raised the hand. Firoz and Arbaz. What happened? अच्छा, it's okay. धोखे से हो गया. And what about you, Firoz? फिरोज तो बहुत देर से 2-3 बार हाथ रेस कर चुके हैं, बोलते ही नहीं कुछ. Actually disturb the class sometimes. इससे जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है. नो सर. हाँ, इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो जाता है. मैं बता रहा होता, देखिए इतने देर में तक मैं सब कुछ अप्लाई कर चुका होता है ये सब. वेल सी इट अगेन. ये था मेरा बीम के लिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट मेन्यू से बीम पैरेलल टू एक्स एंड जेड करके मैंने सीधे इसको लगा दिया यहाँ से. असाइन टू सिलेक्टेड बीम. नाउ कम टू दिस पॉइंट. इट इज फॉर द बीम व्हिच आर पैरेलल टू वाई एंड असाइन इट. ओके, अब आते हैं यहाँ से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज योर सपोर्ट. जस्ट क्रिएट इट. I'm just going to create a fixed support like this. Then assign to selected node. Then come to the loading. यहाँ पर देखो, आप लोडिंग ना कोई भी लोडिंग पहले कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. आप चाहो तो डेड लोड पहले अप्लाई कर लो, फिर लाइव लोड दे दो, बट और उसके बाद में भी आप यहाँ पे विंड लोड दे सकते हो. बट इन केस ऑफ सीस्मिक आपको डेड या लाइव लोड देने से पहले आपको सीस्मिक लोड देना पड़ता है ना. तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है. यहाँ पर आप जो मर्जी है पहले दे लो. इसको मैंने असाइन टू व्यू कर दिया. चलो मैं उस लोड के से अकॉर्डिंग ही चलो दे लेता हूँ, जो वैल्यूज वहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट. कि मुझे यहाँ पे वॉल लोड जो देना है वो 6 किलोमीटर समथिंग का लेना है, 4 इंच की वॉल को ज़ूम करते हुए. तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, मेंबर लोड में गए और मैंने इसको -6 वैल्यू दे दी. ठीक है, जो मैं -13 दे रहा था लास्ट टाइम वो 9 इंच की वॉल के लिए था, और ये है आपका करीब 4.4 इंच की वॉल के लिए 6 किलोमीटर के आसपास. ये वैल्यू आपको गिवन है. ये कहाँ पर था, जो बीम आपकी पैरेलल थी एक्स एंड जेड. Then assign to the selected beam, and then after there you have to apply the floor load also. अब आपको यहाँ पे floor load देना पड़ेगा dead load के अंदर, and the floor load value is given. वहाँ पे उन्होंने दिया है -4 समथिंग था, उन्होंने अप्लाई किया. I'm just going to apply -4. just give the range from 3 to 15. 3 to 15 क्यों, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर आपका 3 मीटर पे और एंड वो 15 मीटर पे हो रहा है, like this. Now come to the live load. In the live load उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऐड किया हुआ है फ्लोर लोड, और वैल्यू दी हुई है उसकी 2 किलो न्यूटन. अगेन रेंज 3 to 15. ठीक है, ऐड. नो, अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आपका डेफिनेशन फॉर द विंड के लिए. मैं विंड के लिए आपको डेफिनेशन यहाँ पर दूंगा, बट बिफोर दैट आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी विंड डेफिनेशन के अंदर.
मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारी चीज वैल्यूज। या just click on the wind definition, then click on the add. So here आपको उसका नेम देना होगा, ओके, then just select it here. अगेन आप ऐड पे आएंगे तो आपको देखो यहाँ से कुछ वैल्यूज आई हैं, आप देखो ध्यान से, एक इंटेंसिटी मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा। तो ये जो इंटेंसिटी होती है ये आपकी कितनी हाइट पे, हर हाइट पे इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड ऑल्सो, या आपकी विंड की स्पीड वगैरह इन सबके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो बट यहाँ पर आपको इंडियन डिजाइन कोड की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। नॉर्मली इंडियन डिजाइन कोड में क्या होता है कि आपका 1 के आसपास ही होता है, 1 से कम ही सारी वैल्यूज होती है। तो मुझे इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं पता है कि एग्जैक्ट कितनी क्या होनी चाहिए। अगर आपको इंडियन के अकॉर्डिंग आपको जोन वाइज हाइट, जोन रीजन वाइज सारी वैल्यूज पता है मैनुअली, तो आप इसको मैनुअली यहाँ पे पुट करो। और अगर नहीं पता है तो आप इसको ना ASC अमेरिकन कोड पे आ जाओ, मैं अंदर वैल्यूज इंडियन के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर एक चीज मिलेगा, ये कि 2010 में इनका लास्ट अपडेट हुआ था। उसके बाद में बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन की कुछ कैटेगरीज होती हैं, आपको दिखेंगी कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो ये कैटेगरी क्या होती है, बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ये क्या होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, कैटेगरी 1 जो होता है, मैं इसके लिए ना आपको एक PDF शो करता हूँ, मे बी इट विल बी इन माई डाउनलोड्स, मेरे सिस्टम के डाउनलोड में आपको हो सकता है मिल जाए। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। Just wait. Use 875 part 2. Otherwise, yeah, here it is. Wind load. Yeah, here it is. This is a document number. ये IIT कानपुर का है आपका, ये एक वहाँ पर सेमिनार हुआ था, ये उसकी एक प्रोजेक्ट फाइनल रिपोर्ट है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पर बेसिकली। अदरवाइज आप IS 875 में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बिल्डिंग कैटेगरीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तो टेरेन कैटेगरीज है, ठीक है। ये वही बिल्डिंग जो होती है वो टेरेन कैटेगरीज, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 मिलती है। तो ये हर जोन वाइज हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। आई विल बी बेटर, मैं आपको दिखाऊं, या इट इज द टेरेन कैटेगरी 1, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपकी टेरेन कैटेगरी 1। ठीक, तो टेरेन कैटेगरी 1 में आप जो देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम, ये है एक्सपोज्ड ओपन टेरेन विद फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब या तो बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन होंगे या बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। दिख रहा है आपको ये? फैजल कैमरा ऑफ कर लो, बहुत आराम से क्लास हो रही है। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, मतलब कि जो ट्रीज हैं, घर हैं, देखो यहाँ बना है, बिल्कुल खाली स्पेस है, तो छोटे छोटे ट्रीज यहाँ पर दे रखे हैं, आसपास ज्यादा ट्री है ही नहीं, बिल्कुल ओपन एरिया है ये। दिख रहा है ना आप सब लोगों को, ये स्क्रीन शेयर है मेरी? तो इसको बोल सकते हैं कि देयर आर वेरी फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन, या तो बहुत कम है या मतलब या है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा जूम करते हैं यहाँ पर। और अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन होते भी हैं तो करीब करीब उनकी हाइट मैक्सिमम 1.5 मीटर की हाइट होती है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी कंडीशंस हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 सबको क्लियर है? अब जब मुझे टाइप करिए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए ठीक है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, कैटेगरी 2। तो दिस इज योर कैटेगरी 2, ये जो मैंने आज ओपन की है ये है कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बहुत दूर दूर अभी भी है, बहुत पास पास नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज वेल स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब फैले हुए, वेल स्कैटर्ड दूर दूर फैले हुए हैं आपके, ये है ना। स्कैटरिंग मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट
जो होते हैं वो दूर दूर आपके फैले हुए हैं और पास पास में नहीं है। तो वी कैन से दिस इज अ ओपन टेरेन विद वेल स्कैटर्ड ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है? और यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं इनकी हाइट जो होती है वो 1.5 से लेके 10 मीटर तक एज्यूम की ली जाती है। ठीक, उसके बाद हमारी आएगी कैटेगरी थर्ड। आफ्टर द कैटेगरी 2 एक नेक्स्ट कैटेगरी आएगी, दैट इज द योर कैटेगरी थर्ड। तो यहाँ पर आप देखो जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो ग्रुप में है, जैसे ये ग्रुप में है, फिर यहाँ ग्रुप में है, फिर बीच में खाली है, फिर देखो वहां ग्रुप में बने हुए हैं। तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं जो टेरेन जो होता है ये विद न्यूमेरस क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी काफी पास पास स्पेस है लेकिन ग्रुप वाइज, जैसे यहाँ पे है फिर काफी ज्यादा मतलब ग्रुप बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे बीच में खाली जगह, फिर देखो तो ग्रुप है, फिर खाली जगह, फिर ग्रुप है। तो ये होती है कैटेगरी आपकी थर्ड, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके 10 मीटर हाइट से ज्यादा के होते हैं। और लास्ट में आता है कैटेगरी 4, दैट इज वेरी डेंस। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आपके 25 मीटर की हाइट तक के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपके कुछ आपके कैटेगरीज, 10 कैटेगरीज ये चीज होती हैं। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग मेरे कुछ फैक्टर्स होते हैं, टोपोग्राफी K3 फैक्टर, ऐसे K1 K2 K3 फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स के थ्रू हम आपको दिखाते हैं एक चीज, एक फॉर्मूला दिखाते हैं आपको, जस्ट वेट। आई हैव टू से इट, ये फॉर्मूला कहीं निकल गया क्या नीचे, या आई थिंक ये बॉटम में मिस हो गया, आई हैव टू चेक इट। या हियर इट इज, आई थिंक टॉप पे है ये। ये देखो एक चीज आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना कलर, ये जो कलर वाइज कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली आपका विंड जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन है, विंड के भी जोन होते हैं। ठीक है, अब आपका देखो ये इधर का काफी कुछ पार्ट एक जैसा, एक काफी एक जैसे उसमें आता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, Vz इक्वल टू Vb मल्टीप्लाई बाई K1 K2 K3 एंड K4। तो K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, और Vb और Vz क्या होता है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये जो आपका Vz है ये आपका होता है डिजाइन विंड स्पीड। ठीक, लास्ट में हमें यही विंड स्पीड चाहिए होती है जो हमें अप्लाई करनी होती है। और जो Vb होता है आपका, है ना, जैसे हाँ पहले तो मैं आपको बता दूं K1 ये डिजाइन स्पीड जो होती है ये आपकी लास्ट में कैलकुलेट होकर आ गई, और Vb जो होता है ये जोन वाइज स्पीड होती है विंड की, जो विंड पे हमें जोन वाइज स्पीड की वैल्यूज देनी होती हैं। जैसे कि जैसे माना कि मेरा मैदान जो एरिया होता है यूपी में अपने बात की जाए कि अपना लखनऊ कानपुर सब जो आता है ना, यहाँ पे हम जो एज्यूम करते हैं वो विंड की स्पीड 47-45 किलोमीटर समथिंग एज्यूम करते हैं। वही अगर बात करें हैदराबाद साइड में जाए तो करीब 50 के आसपास ये पहुंचता है, और कोलकाता साइड में 55 समथिंग होता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करें हम वहाँ की कोलकाता की, तो वो कोस्टल एरियाज में होता है, पास में समुद्र है, हुगली नदी है, वो भी बहुत चौड़ी है, समुद्र जैसी लगती है देखने में बिल्कुल, है ना। तो ये सब जो एरिया, ये जो वैल्यूज जो होती है वहां पर विंड की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज होती है वीबी की। अब उसी के अकॉर्डिंग वीबी के अकॉर्डिंग ये आपका K1 K2 K3 भी होता है। K1 होता है आपका रिस्क कोफिशिएंट, ये आपको वही प्रोबेबिलिटी फैक्टर, K2 टेरेन रफनेस एंड हाइट फैक्टर, K3 टोपोग्राफी फैक्टर, K4 इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन, ये सारी वैल्यूज होती हैं।
ये वैल्यूज आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएंगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे आते हैं, देखिए बढ़िएगा, ये देखो K1 की वैल्यू, K1 फैक्टर फॉर बेसिक विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड आपके 33 है ना, देखो जोन वाइज देखो डिफाइन की गई है। जैसे मैं बताया था अपने यूपी का जो बात करें तो 45 47 समथिंग आता है, वो ये रहा। और ये हैदराबाद साइड के लिए 55 का कोस्टल एरियाज के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये जोन वाइज देखो वैल्यूज गिवन होती है यहाँ पर। तो अब अगर बात करें यूपी में, अगर यहाँ पर हम K1 की बात करें तो K1 की वैल्यू में वन डालनी पड़ेगी। तो देखिए K1 ऑलमोस्ट सबके लिए 1 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जनरल बिल्डिंग कौन सी, जिनकी हाइट आपकी जो क्या इनकी डिजाइन लाइफ जो है वो 50 ईयर्स के अबव की है, ठीक है। उन सबके लिए हमको ये वैल्यू 1 ही लेनी है। जो नए स्ट्रक्चर्स होते हैं 5 ईयर के होते हैं उनके लिए अलग अलग वैल्यू लेनी है। ये भी डिपेंड करता है ना। और ये क्या है, साथ में ये भी देखोगे टेम्परेरी सेट्स स्ट्रक्चर वगैरह, है ना, ये सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो उसके लिए हमारा ये फैक्टर अलग होगा, यानी बिल्डिंग टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करना है K1 K2 K3 की वैल्यू। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो देखो K1 की वैल्यू 1.05 रहेगी जहां पे विंड की स्पीड 33 है, और जहां पर विंड की स्पीड आपकी 39 किलोमीटर है, 39 मीटर पर सेकेंड है, वहां पर आपको K1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1.06, है ना। जैसे अगर कानपुर यूपी की बात की जाए आपने, तो इस एरिया में आपको K1 की वैल्यू 1.07 लेके सॉल्व करनी पड़ेगी। ये मैनुअल कैलकुलेशन के लिए होता है, मैनुअल जब कैलकुलेशन आप करने बैठोगे तो, ठीक है। ये मैनुअल कैलकुलेशन के लिए था। फिर ऐसा ही आपको K2 की वैल्यू मिलेगी टेरेन हाइट की, दिख रहा है 10 मीटर हाइट पे कैटेगरी 1 के लिए K2 की वैल्यू 1.05, 15 मीटर की हाइट पे वैल्यू 1.09 कैटेगरी 3 के लिए, है ना। तो ऐसे आप इसको चेंज करोगे। तो हम ये सब करने से बेटर है कि हम मैनुअल कैलकुलेट करने से अच्छा है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इन सब चीजों को कैलकुलेट कर लें। तो हम यहाँ से कैटेगरी दे देंगे कि मान लिया मेरा घर जो होम है वो कैटेगरी आपके 3rd में आ रहा है, और यूपी वगैरह की बात की जाए तो ये 47 की वैल्यू होती है, पता ही आपको, वहां पे आपने वैल्यू देखी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में आता है एक्सपोजर फैक्ट, एक्सपोजर कैटेगरी। अभी एक्सपोजर कैटेगरी क्या होती है इसकी बात करते हैं। चलिए, जो इसमें आपको 4 मिलेंगे एक्सपोजर कैटेगरी, सॉरी 3 मिलेंगे एक्सपोजर कैटेगरी, एक्सपोजर बी सी और डी, ठीक है। एक्सपोजर बी का मतलब होता है स्ट्रक्चर जो है वो काफी पास पास में है, और जो उनकी सरफेस है वो काफी रफ सरफेस है। मतलब कि जैसे प्लेन की बात किया जाए, जैसे मैदान की बात किया जाए, तो यानी कुछ घर छोटे हैं कुछ घर बड़े हैं, तो काफी रफ सरफेस बोलते हैं। अगर सब एक ही हाइट के हैं लगभग लगभग, तो ये आपका कहलाता है कि काफी आपके स्मूथ है, एयर को फ्लो होने में स्मूथनेस रहती है ना। तो ये आपके फ्लैट ओपन एरियाज में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैट ओपन एरियाज में, ठीक है। एक्सपोजर सी ये आपका आ जाएगा एक्सपोजर सी के अंदर। फिर एक्सपोजर डी के अंदर होता है स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द शॉर्ट लाइंस और ओपन वाटर, यानी जो सी के समुद्र के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्सपोजर डी के अंदर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से एक्सपोजर होते हैं। तो अपने अगर बात की जाए यूपी कानपुर की बात करें तो यहाँ पे आपका डी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आपका समुद्र तो है ही नहीं। 3 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, भाई क्या बात हो गई। एक का डाउन हुआ, अरबाज और फिरोज, खैर आप लोग दोबारा कर लिया, कोई बात नहीं, छोड़ो फिर कुछ नहीं होगा। एक साथ लोग जब हाथ उठाते हो ना, जस्ट वेट, आप लोगों का लोअर हैंड लोअर कर दूं, या ओके। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोजर जैसे बी लिया है मैंने, हाथ काट दिया ओके चलिए ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक्सपोजर इसका 47 मीटर पर सेकेंड एक्सपोजर बी कर दिया। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक मिनट आया।
क्या हुआ? हेलो। हाँ, तो देखिए अब एक्सपोजर समझ में आ गया, मैंने बता दिया एक्सपोजर कैसे करना है, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग होता है ये। फिर अब आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है कि वाटर टैंक है कि कोई ट्रस मॉडल है ना, ये भी आपको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, कोई ना कोई जो स्ट्रक्चर आप एनालिसिस कर रहे होगे तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा ना कि वो क्या है। तो आपको यहाँ पे देखो मिलेंगे, वो कोई चिमनी है कि टैंक है, या चिमनी टैंक से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, कोई सॉलिड का स्ट्रक्चर है या कोई ओपन स्ट्रक्चर है। लैटिस फ्रेमवर्क यानी कि देखो मैं दिखा देता हूँ फ्रेमवर्क क्या होता है, ये कि केवल आपका इस तरीके से फ्रेमवर्क है, और दूसरा क्या है, इन स्टील के फ्रेमवर्क ये हो सकते हैं आपके, और लास्ट ये आपका ट्रस टावर वगैरह। ठीक, ऐसे आपको अरेंज करने पड़ते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मेरा आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही है ये। ठीक, अगर आप यूपी इधर के कानपुर की बात कर रहे हो तो यहाँ हिल स्टेशन तो वैसे भी नहीं है, तो हिल और स्केपमेंट को आप इसको नो कर दोगे, इसको कंसीडर नहीं करना है। और फिर क्या करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे, ओनली जस्ट क्लिक ऑन द अप्लाई ओनली। इस पे क्लिक करने के बाद में आप फिर आप आओगे यहाँ पे मेन बिल्डिंग डेटा में, यहाँ पर ठीक है। मेन बिल्डिंग डेटा में आपको देना पड़ेगा कि बिल्डिंग की आपकी हाइट क्या है। पहली बात तो ये सब कुछ यहाँ पे मीटर में कर लो, है ना, इसको सबको मीटर में कर लो यहाँ तक। अब बिल्डिंग की हाइट आपको पता है, मैं आपने जो दी है वो 15 मीटर है, ठीक है। अब विंड जो है, बिल्डिंग लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है वहां पर उसकी विड्थ क्या है। अगर आपकी विंड मान लिया एक्स से आ रही है तो आपको भी पता है कि एक्स के अलोंग आपकी विड्थ कितनी थी, 12 मीटर थी यहाँ पर, ठीक है। और बिल्डिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, नॉर्मल साइड यानी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसकी विड्थ कितनी थी, तो आई थिंक वो थी मेरी, वो भी 12 ही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई हैव टू चेक इट। अच्छा, ये भी देख भी नहीं पाएंगे हम, चलो कोई नहीं, डेटा हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसको 12 प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अब बिल्डिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसी देखो 2 1 ऐसे प्रोवाइड करते हैं। अब हम मान रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, कॉलेज की, हॉस्टल की या किसी चीज की है, तो इसको आप 2 ही रखिए, यानी इन वैल्यूज को आप चेंज मत करिएगा यहाँ पे। इसको ऐसे करके आप वापस से अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद में आपका आएगा बिल्डिंग डिजाइन प्रेशर। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज मिलेगी, विंडवार्ड, लीवार्ड और साइड वॉल। किसी को पता है विंडवार्ड क्या होता है? विंडवार्ड, लीवार्ड और साइड वॉल क्या होता है? एनीबॉडी नोस? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। नहीं भी पता है तो नो टाइप कर सकते हो। इफ यू डोंट नो एनीथिंग जस्ट टाइप नो सर। अगर पता है तो बताओ, पता है तो केवल यस बोल दो। मुझे नहीं एग्जैक्ट, मुझे वो नहीं चाहिए कि क्या वैल्यू है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अरबाज सेड नो, मोहम्मद सैफ नो, एंड व्हाट अबाउट एल्स? बाकी लोगों को यार ना तो यस कर रहे हो ना नो कर रहे हो, गूगल कर रहे हो क्या बाकी लोग? मोहम्मद आजम ने केवल यस सर प्रेस किया। अब मुझे नहीं पता चला सर का क्या मतलब है, यस या नो। ओके ओके, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए, जैसे आप कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट की बात करो, सोसाइटी की बात करो, अपने घर की बात करो, तो आप जब घर बनाते हो तो वो घर आपका पार्सली, देखो अब यहाँ पे मेन बिल्डिंग डेटा में आता हूँ तब समझोगे आप। एक चीज लिखा है बिल्डिंग इनक्लोजर, ये क्या था, पार्सली इनक्लोज मैंने सिलेक्ट किया है। पार्सली इनक्लोज क्यों किया है?
क्योंकि आप जो घर बनाते हो सामने से आप देखते हो घर ओपन होता है आपका, बिल्कुल बंद नहीं होता है, विंडोज होती है, डोर होता है, यानी कंप्लीटली क्लोज फ्रेम तो होता ही नहीं है। बंद कर दो चारों तरफ से तो घर में घुसो कहाँ से, है ना। तो बिल्डिंग आपकी हमेशा पार्सली इनक्लोज होती है, फुल क्लोज नहीं बिल्डिंग होती है, पूरी बंद नहीं होती है, ये पार्सली इनक्लोज होती है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर जब आपकी जो एयर है एंट्री करेगी, अगर मैं केवल उस फेस पे देखना चाहूं इफेक्ट जहां से वॉल आपकी हवा एंट्री कर रही है, एयर ने जहां से एंट्री की विंड ने, अगर मैं सिर्फ उसी फेस को देखूं केवल, तो दैट इज कॉल्ड योर विंड वॉल डायरेक्शन। बट इन केस यू नो दैट कि आपकी जो एयर वहां से एंट्री करेगी दैट विल अप्लाई टू द लास्ट वॉल ऑल्सो। अगर अंदर से एंट्री करिए तो लास्ट वॉल पे भी जाके अप्लाई कर, अब वो स्ट्राइक करेगी। तो आखिरी वॉल पे जो लगनी है आपको, केवल अगर आखिरी वॉल पे आपको इफेक्ट देखना है तो आपको लेना पड़ेगा ली वॉल डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ली वॉल डायरेक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज आप लोग भी बताओ, अगर बिल्कुल लास्ट वॉल में जाके विंड अप्लाई कर रही है तो जो घरों की साइड वॉल है क्या उस पर विंड नहीं लगेगी? अगर लास्ट वॉल पे जाके विंड स्ट्राइक कर रही है तो लास्ट वॉल पे पहुंचने से पहले पहले वो आपकी साइड वॉल पे अप्लाई कर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो ली वार्ड होता है, ली वार्ड और साइड वॉल दोनों एक साथ काम करेगा। या तो आप केवल विंड वार्ड पे काम करो या ली वार्ड पे काम करो। और दूसरी चीज, करंटली यहाँ से आप कुछ भी कर लो, बाद में आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अभी कोई भी ऑप्शन ले लूँ सब चलेगा, मैंने विंड वार्ड ही कर लिया, मैं डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं छेड़ रहा हूँ। अब एक चीज और देखो, आपको यहाँ पे वैल्यू देखो फिट और एलबी समथिंग में कुछ मिल रही है कि 0 मीटर की हाइट, 0 हाइट पे कितने स्किन इंटेंसिटी थी। तो यहाँ पे आपको फिट इंचेस में दिख रही है क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं अभी हम, याद करो। आप इसको अप्लाई कर दो और ओके कर दो, तो यहाँ पर आपको देखो किलोमीटर में सारी वैल्यूज आ गई। मैंने कहा था ना कि 1 के आसपास सारी वैल्यूज होती है अप्रोक्सीमेट, देख लो आप, चेक कर लो आई है कि नहीं आई है 1 के आसपास। 1.5 के ऊपर जल्दी कोई वैल्यू नहीं होगी। और ये जो मेरे पास फाइल पड़ी हुई है ये चीज इसके अंदर भी मेंशन है। ये जो मेरे पास, ये जो IIT कानपुर वाली, ये इनके एक प्रोजेक्ट की फाइल है, तो इसके अंदर भी ये है, आपको गिवन है। आप इसको गूगल पे सर्च करोगे ना सबको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे भी ये चीज अंदर गिवन है, आप इसको प्रॉपरली रीड करिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलो, अब ये तो मैंने यहाँ से ऐड कर, ये चीज मेरी आ गई यहाँ से, इंटेंसिटी मैंने इसको कर दिया ऐड। इंटेंसिटी को ऐड करने के बाद में अब आएगा ये एक्सपोजर। तो एक्सपोजर को ऑलवेज 1 करना है आपको फैक्टर को, और ऐड कर देना है, ठीक। एक्सपोजर मतलब एग्जैक्ट जितना जितना विंड की स्पीड आई है उतनी लगे, 1 करने का मतलब ये होता है। और असाइन टू व्यू कर दो। तो ये जो मैंने डेफिनेशन जो दे दी थी, ये मेरी विंड की डेफिनेशन यहाँ से अब कंप्लीट हो गई है। काफी लेंथी ये डेफिनेशन थी। समझ में आई थिंक आया होगा सभी लोगों को। नहीं समझ में आया होगा तो किसी को कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आप पूछोगे तो थोड़ा सा मैं भी पूछूंगा कि क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, है ना। इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन कि अगर आप क्वेश्चंस डिस्कस करते हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, अब आपको डेफिनेशन केवल बनी है, इसको अब अप्लाई करना है। तो आपका देखो एक डेड बना हुआ है, एक लाइव लोड बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एक लोड और ऐड करूंगा। इस बार कौन सा लेंगे हम यहाँ से, विंड लोड। देखो दिख रहा है, मैंने लिया विंड, इसका नाम दे दिया मैंने WL। अब बाई चांस अभी डायरेक्शन मैंने डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन बाद में डिफाइन करेंगे। अब WL के अंदर गया और यहाँ से मैंने किया ऐड। इस ऐड में आने के बाद यहाँ से देखो आपको ये मिलेगा विंड लोड, ठीक है। अब विंड लोड में आप देखो क्या क्या ऑप्शंस है। ये देखो मैंने कहा था कि ली वॉल और साइड वॉल दोनों एक साथ होता है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे एक साथ है, ली वॉल और साइड वॉल। विंड वॉल केवल अलग है। अब विंड अगर एक्स की तरफ से आ रही है तो एक्स की वैल्यू और फैक्टर, फैक्टर मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर अभी, अभी दूंगा, इनकी वैल्यूज भी देंगे, अभी तो मैंने 0 ही रखा है। अब मैंने कर दिया ऐड और क्लोज। इसको एक बार सेव कर ले रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा विंड के बाद में 2-3 बार कई बार क्रैश हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ, आहा करेक्ट है, देखिए समझना, इसी फेज से अप्लाई हो गया। ये है विंड वार्ड, याद करो मैंने यहाँ से विंड वार्ड ही सिलेक्ट किया था, दिख रहा है। अगर मैं इसको ली वार्ड ले लूं यहाँ से और मॉडिफाई कर दूं तो क्या करेगा ये देखो,
लास्ट वॉल पे इफेक्ट सीधे। इज दैट क्लियर? अब वापस से मैंने एक्स रखा है, मैं एक्स की तरफ से तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूं जैसे आप देखोगे तो यहां से है इस वाली वॉल पे देखो, मतलब बाहर की तरफ से इस वाली वॉल पे आता दिखे, तो फैक्टर की वैल्यू देख के आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मैं इसको दे दूंगा -1, तो डायरेक्शन देखो चेंज होकर उस तरफ से लग जाएगा वॉल पे, है ना। तो ये चीज आपकी केवल डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे अगर आप एक्स जेड की तरफ से देखना चाह रहे हो तो आप इसको जेड करके यहाँ से मॉडिफाई कर दो, देखो जेड डायरेक्शन से अप्लाई हो जाएगा। और माइनस जेड कर दोगे तो अंदर वाली इस पे लगने लगेगा। और फैक्टर की वैल्यू माइनस कर दोगे तो विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट ऐसे चेंज करना हो आपस में तो वो चेंज हो जाती है। वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आते हैं इस फैक्टर पे। अच्छा एक चीज देखो, आप कितनी हाइट है इस बिल्डिंग की मेरी, टोटल 12 मीटर है। ये हवा आपकी एयर कहाँ से आ रही है, जेड से आ रही है। तो जब ये जेड से आ रही होगी तो ये है मेरी एक्स एक्सिस इधर, ये है मेरी वाई। यानी हम एक्स में अगर इसको कर दें कि 6 मीटर तक ही अप्लाई हो, तो ये देखो 3 और 3 मीटर, 3 मीटर की, ये भी 3 मीटर की है, केवल 6 मीटर पे देखो अप्लाई हो रहा है। और वाई में भी अगर आप इसको चेंज कर दो कि आपका 3 3 6 3 9 तक जाइए, तो आप ये 9 कर दोगे तो देखोगे ऊपर वाले पे नहीं लगाई होगा, ये 3 3 6 3 9 यहाँ तक अप्लाई हुआ है। अब सोच समझ के काम करना होता है, या तो आप यहाँ पे रेंज दो, नहीं तो रेंज मत दो। रेंज नहीं दोगे तो वो पूरे स्ट्रक्चर पे लग जाएगा ऑब्वियसली, तो हमें पूरे पे ही चाहिए, तो मैंने इसको कोई भी रेंज नहीं देंगे। इज दैट क्लियर कि कैसे आप विंड की ये सारे किस तरीके से इसको क्रिएट करते हो। अब आपका देखो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, तीनों लोड आपके बन चुके हैं। मेरा मानिए जेट की तरफ से लग रहा था, ठीक है, ठीक, मुझे जेट से इफेक्ट देखना है, ओके ठीक, मुझे एक्स से नहीं चाहिए, मैं जेड से देख रहा हूँ। अब क्या करना है अगला कि आपको लोड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशन देखना आपका, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। विंड के अकॉर्डिंग देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे बनते हैं देखो, लोड के डिटेल में जाओगे, ऐड में गए और ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में गए, और यहाँ से आप ले लोगे IS 456 इंडियन डिजाइन कोड का, आपने ऐसे ले लिया और फिर आप इसको यहाँ से जनरेट लोड करा लो। तो ये देखो कॉम्बिनेशन, पहले देखो 4 या 5 कॉम्बिनेशन आ रहे थे, केवल देखो कितने सारे आ गए हैं। ये हर लोड केस के लिए देखो अलग अलग बन गया। मैं कुछ शो करना चाह रहा था, एक मिनट रुकना। या 1.2 ऑफ डेड प्लस लाइव प्लस विंड और 1.5 टाइम्स ऑफ डेड माइनस विंड। तो देखते हैं क्या ऐसा कुछ है क्या। 1.5 डेड माइनस थर्ड लोड केस, ये विंड है 1.5 दिख रहा है। ये जो नंबर 9 में बन रहा है वो ये वाली कंडीशन है। 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ विंड लोड। विंड लोड आपका विंड लोड 3 है, यहाँ पर याद देखो प्रॉपरली, यहाँ पर स्टैट प्रो में आपका जो लोड केस 3 है वो आपका विंड का है। ये देखो 3WL ये कंडीशन है आपकी, देखो यहाँ पे ऐसे देखो सारी कंडीशन देखो फॉलो हो सकती है, और फिर आप इसको ऐड कर लो तो सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अब क्या करना है, बस एनालाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। आप और करके इसको यहाँ से एनालाइज कर लोगे। एनालाइज करने के बाद में रन कर लो एनालिसिस को। रन कर लोगे जब, तो यहाँ से अब आप क्या देख सकते हो आउटपुट के थ्रू इसका, आप यहाँ से, अच्छा यहाँ पे देखो ये दो आपकी मैसेज आए हैं, नॉट वार्निंग भी नहीं है, ये मैसेज आए। एक तो आपका आएगा 1 वे और 2 वे लोडिंग का, है ना। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोर, मैंने वैसे भी 1 वे है या 2 वे ये भी मैंने आपको बताया नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। एक चीज और बताएगा कि फ्लोर डायफ्राम अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो विंड लोड जो जो होता है उसमें कुछ हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। अब ये फ्लोर डायफ्राम क्या होता है ना। डायफ्राम जो होता है इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपको कि ये फ्लोर डायफ्राम क्या होता है। सीट हियर, इसमें क्या होता है, जो फ्लोर होता है ना वो किसी एक ऑब्जेक्ट से ये टाई होता है, मतलब एक नोड पे सारे एड्स के साथ में टाई होता है। ये देखो फ्लोर डायफ्राम, इमेज दिखा देंगे तो समझ जाओगे आप। कहाँ गया फ्लोर डायफ्राम का प्रॉपर इमेज, नहीं आया, चलो देख लेते हैं।
ये इसमें हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोड उसका फुल डायफ्राम का, प्लेन ऑफ ए वन स्टोरी बिल्डिंग विद शियर वॉल प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया किसी भी डेफिनेशन में, है ना। तो नॉर्मली हमें फोर डायफ्राम शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेप्रो में हमें मिड में एक नोड लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिएगा स्ट्रक्चर में जो आपका बनेगा फ्लोर, एक सेंटर पॉइंट लेना पड़ता है बिल्कुल फ्लोर के मिड में बिल्कुल, ठीक है। और उस वाले नोड से चारों एज को कनेक्ट करना पड़ता है, यानी जो लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन आपका फोर्सेस का होगा वो उन वायर्स के थ्रू शो करता है। तो वो आपको करने के लिए आपको ये सजेशन दे रहा है केवल, ये जो आपको मिल रहा है ना मैसेज के अंदर, तो ये सजेशन है केवल कि अगर ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है तो आपको विंड जो है मॉडल विंड के थ्रू करना पड़ेगा, ऐसे ये केवल सजेशन है। तो मुझे यहाँ सजेशन नहीं चाहिए अभी, है ना। अगर फोर डायफ्राम है यहाँ पर तो मॉडल विंड डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और वन वे डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीजें करेगा, तो दोनों ही चीजें नहीं है। तो वी कैन इग्नोर दिस नोट्स हियर, बेसिकली नोट्स आपसे कोई प्रॉब्लम, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट इज योर आउटपुट, ये आप देख रहे थे। टोटल अप्लाइड लोड क्या है ये सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ से। समेशन ऑफ मूवमेंट अराउंड द ओरिजिन, टोटल रिएक्शन वैल्यूज मिलेंगे आपको, टोटल अप्लाइड लोड, लोड केस 2 की वजह से, लोड केस 3 की वजह से, ये सारी चीजें आपको बेटर है। आप इसको पोस्ट प्रोसेसिंग से भी यहाँ से देख सकते हो, कम टू द पोस्ट प्रोसेसिंग, और फिर इनकी वजह से नोड डिस्प्लेसमेंट वगैरह। अच्छा अब एक चीज करके देखते हैं जरा, हम यहाँ से एक बार देखें, आपका एनिमेशन वाले पार्ट में आते हैं, जरा देखें कुछ दिखेगा एनिमेशन। हाँ, ये वाली बीम देखो बीच में, ये देखो वाइब्रेट होती दिख रही है जहाँ मेरा कर्सर है, दिख रहा है। लगभग काफी बीम्स में वाइब्रेशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर देखो इस वाले पे भी दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर विंड एनालिसिस ऑन अ बिल्डिंग फ्रेम। ये केवल बिल्डिंग के ऊपर था, टावर के लिए अलग होगा, अभी टैंक वाटर टैंक करेंगे तो वहां अलग होगा, ठीक है। सो एनी डाउट